बेकार, एकदम घटिया। फर्स्ट मैंने जब पल्सर ली थी तब भी यही हाल था, अभी मैंने डोमिनार ली तब भी यही सेम है कि बहुत ज़्यादा है। ये किसी यूज़ का है नहीं एक्चुअल में। अगर हम देखें कि अगर लिवर बचा रहा है तो या नहीं लिवर ऑलराइट, सो है गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रैशर ऋषभ। आज का जो ओनरशिप रिव्यू है वो होने जा रहा है डोमिनार 400 टूरर पे। मैंने स्टॉक डोमिनार पे एक रिव्यू किया था जिसमें अनुराग भैया ने आप सभी को बताया था कि ओनरशिप रिव्यू इसका कैसा होगा, एक्सपीरियंस कैसा लगा था, पावर परफॉर्मेंस क्या होगी। आज डोमिनार टूरर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो जो बात करेंगे वो ऐश्वर्य भैया हैं, तो वो आपको इसका पूरा ओनरशिप डिटेल्स देंगे जो कि इस बाइक में आपको देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा अगर आप ये बाइक बाय करते हो तो। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो कुछ सिनेमैटिक्स देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं ऐश्वर्य भैया और ये आपको इसके बारे में डिटेल्स देंगे। तो पहले चैनल में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, से हाई टू ऑडियंस। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी डोमिनार की, सॉरी बजाज की? बेकार, एकदम घटिया। फर्स्ट मैंने जब पल्सर ली थी तब भी यही हाल था, अभी मैंने डोमिनार ली तब भी यही सेम है कि डोमिनार फ्लैगशिप है, पर जो पहले तो ढूंढने में बहुत टाइम लगा। मैं इसको चेज़ कर रहा हूँ 2020 जैसे ही लॉकडाउन लगा था कि मुझे एक बाइक चाहिए, क्योंकि मेरी पल्सर जो थी वो सही से चल नहीं रही थी। तो तब से मैंने चेज़ किया कि किसी शोरूम में मिल जाए, तो कहते हैं अरे यहाँ पे कोई 400 लेता ही नहीं है, 150 से ज़्यादा की मिलेगी नहीं। फिर मैं TVS गया 200 अपाचे के लिए, कहते हैं अरे 200 सीसी कौन लेता है, एवरेज नहीं होता है यहाँ पे, कोई ख़रीदता नहीं है। फिर मैंने बजाज पे ये चीज़ रेस की मेल किया, तो फिर मेरे पास कॉल आया था बिल्हौर के किसी शोरूम से कि हमारे यहाँ 400 अवेलेबल है, BS6 मॉडल, आप ले सकते हैं। पर वही था कि मैं वहाँ जाके ले नहीं सकता था। उसके बाद वापस मैंने RR 310 बुक की है और नई ली है, एंड ये डोमिनार स्टॉक वर्जन स्टॉक में एक्सेसरीज़ के साथ आ गया। फिर अगेन आई स्टार्टेड माई हंट। फिर YCS बजाज करके एक है गुमटी में, उनके पास डोमिनार थी, एक ग्रीन और एक ये बुक थी। पर जब मैंने उनसे कहा कि मुझे ग्रीन वाली दे दो, आप चाहिए मुझे आज ही, मुझे दे दो, डिलीवर कर दो, तो फिर क्या हुआ है कि उन्होंने कहा कि सर ये आप अब कल ले लेना आके, सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके। तो मैं गया नेक्स्ट डे, तो लकीली ये इसकी बुकिंग कैंसिल हो गई थी, मैंने तुरंत ही उठाई और आ गया। पर हॉस्पिटैलिटी और सर्विस के नाम पे इट वाज अ वेस्ट, टोटली अ वेस्ट। ना मुझे अच्छे से प्रॉम्प्टली रिस्पांस मिला, ना कॉल्स आए, ना वहाँ पे मेरे पास फ़ोटो पड़ी हुई है, ऐसी चाबी बाहर लगा दी थी शोरूम के बाहर, तुरंत तैयार करके बस जाओ और वो चाबी से एक फ़ोटो, हमने बोला कि यार एक फ़ोटो तो ले लेना, तो तब जाके हमने फ़ोटो लिया। तो हॉस्पिटैलिटी के नाम पे ज़ीरो बजा, आई नेवर रिसीव्ड एनी गुड। वेल, ये पूरी हॉस्पिटैलिटी थी, कुछ लोग को अच्छी लगी तो कुछ लोग को नहीं समझ में आई, आपने अपने हिसाब से ये एक्सपीरियंस दिया। बट हॉस्पिटैलिटी को आप करते हैं थोड़ा सा साइड, क्या लगे इसके डिसएडवांटेज? जो कॉन्स लोग कहते, एक लो एंड वाला है, तो लो एंड तो वैसे भी अगर पावरफुल बाइक है तो लो एंड तो हो गई कि जो लो एंड होता है सिटी राइड के लिए नहीं बनी होती है, स्टार्टिंग में हीट कर रही थी, पर जैसे जैसे अब ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स चल चुकी है, तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। लो एंड भी ठीक ठाक मैनेज हो जाता है और सेकंड थर्ड गियर पे सही चल रही है। पर ये चीज़ है कि जब स्टार्टिंग में ली थी तो ये बहुत रफ लग रही थी एज़ कम्पेयर टू नाउ। तो ये चीज़ मैंने महसूस की, बीइंग पहली मेरी ऐसी 400 सीसी बाइक है कि कोई भी अगर आप बाइक ले रहे हो ऐसी बिगर सीसी बाइक, स्पेशली डोमिनार में, तो मैं डोमिनार का बता सकता हूँ कि जब
इट हैज़ ग्रोन ऑन मी, और जैसे जैसे बढ़ा है इसका किलोमीटर राइड माइलेज, तो ये स्मूथ हो गई है, एवरेज बढ़ गया है, हर चीज़ बेटर हो गई है। इट्स अ बेटर बाइक नाउ, और मतलब 2000 के बाद, लिमिटर हटने के बाद तो बहुत ही अच्छी हो गई है। बेसिकली इसमें जो एसेसरीज दिए हैं तो आपके हिसाब से एसेसरीज सफिशिएंट हैं या इसमें और कुछ इन्हेंस किया जा सकता था? मुझे हमेशा से सैडल स्टे खलता है। मैंने उनको अब हॉस्पिटैलिटी अगेन बजाज की, मैं 10 बारी मैंने बोला कि भाई ये बुक कर दे, ऑर्डर कर दे। सर्विस में गया, मैंने कहा भाई प्लीज़ ये बुक कर दो मेरे को, मैं अभी पैसे दे रहा हूँ, बुक करो। बुक नहीं कर पाए। वही सर्विस सेंटर वाले, वही सेम शोरूम, सब कुछ ठीक है। उसके बाद फिर बाकी जो इसमें एक्सेसरीज लगे हुए हैं, तो अब अगर जब तक सैडल स्टे नहीं है, मैं इधर सैडल बैग्स नहीं लगा सकता, ठीक है। तो वो वाली प्रॉब्लम फंसी हुई थी। और दूसरी चीज़, क्वालिटी अच्छी है, पर वही है कि फाइबर बहुत ज़्यादा है। ये किसी यूज़ का है नहीं एक्चुअल में। अगर हम देखें कि अगर लिवर बचा रहा है तो या नहीं, लिवर नहीं बचाता है, ठीक है। उसके बाद इन एक्सेसरीज़ की वजह से गंदगी ज़्यादा रहती है बाइक में, और वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। तो जो इस बाइक में वाइब्स कम हो गए हैं, अगर ये एक्सेसरीज़ नहीं होते तो शायद वाइब्स होते ही नहीं। उस मामले में तो मुझे मतलब मैंने पल्सर इतनी चलाई है, 200 चलाई है, NS चलाई है, पर वाइब्स के मामले में तो मुझे ये बाइक मतलब वन ऑफ द बेस्ट लगी है। 400 सीसी सेगमेंट में वाइब्स तो थे ही नहीं। और बेसिकली कुछ लोग का ये क्वेश्चन बहुत है कि जो डोमिनार का जो साइलेंसर है, पहली बात नो डाउट आवाज़ बहुत ही अच्छी है, ट्विन बैरल की साउंड बहुत ही प्यारी आती है। ऐसी ट्विन बैरल की साउंड मुझे 2 ही बाइक देखने को मिलती है, या तो अपाचे 200 या तो डोमिनार। क्वेश्चन लोगों का ये आता है कि इसके जो अंडर बेली से ये एग्जॉस्ट निकल जाता है, नहीं, आपके हिसाब से? इधर आके देखो आप, पता है तो ये मैंने डोमिनार के ऑलमोस्ट 1,500-2 हज़ार वीडियोस देखे थे कि, और मुझे पता था कि यार आई हैव टू लिव विद दिस एज वेल, पर यहाँ पे है ही नहीं। देख लो इसको, इन्होंने डोमिनार टूरर में बीरिंग नहीं है, फिक्स कर, नहीं बेरिंग है पर ये मूव नहीं होता है, फिक्स कर दिया है। और ऐसा स्टॉक डोमिनार में ऐसा है आपके हिसाब से? स्टॉक डोमिनार में है, बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया है और सामने मैंने भी देखा है, तो ये चीज़ है। पर टूरर में ये इशू नहीं है इसमें, तो अभी तो मैंने नहीं देखा कहीं भी इशू। अब तो 3000 चला चुका हूँ, और एकदम घटिया रोड्स है कानपुर की बहुत सारी, उन पे चलाई है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम ऑफ रोडिंग वाली सिचुएशन में भी चला रखी है, तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आई। कहीं कोई खिटपिट की आवाज़ नहीं आती, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है। मतलब हर बाइक में आई है पर इसमें नहीं आती कोई भी। एडवांटेजेस क्या लगे आपको? एडवांटेजेस इसकी यही है कि जो स्टेबिलिटी है वही जो पल्सर में मुझे मिलती थी, क्योंकि जब मैंने 2009 में पल्सर खरीदी थी तब 150 सीसी बाइक भी बहुत कम लोग होते थे जो यूज़ करते थे। तो पल्सर, वो वाली पल्सर में जो फील था, इन हैंड फील था और स्टेबिलिटी थी, जब मैं हाई स्पीड पे जाता था 90 तो आराम से एकदम 90 110 जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी रहती थी, बाइक वॉबल नहीं करती थी। उस हिसाब से ये वो काम करती है, मतलब लाइक 80 किलोमीटर्स पर आवर इज़ जस्ट 60 और 50 किलोमीटर्स पर आवर फॉर एनी 150 सीसी सेगमेंट बाइक। तो उस मामले में आई रियली इन्जॉय राइडिंग दिस। अगर थोड़ा सा भी एड्रेनलिन रश, स्टेबिलिटी और कंफर्ट चाहिए तो इससे अच्छी कोई बाइक नहीं है। सीट्स के हिसाब से आपको क्या कहना है? सीट्स कंफर्टेबल है और कोई फर्म्ड होनी चाहिए आपके हिसाब से कि उतना सफिशिएंट है? अच्छा, मैं लॉन्ग राइड जितनी भी की आज तक, मुझे कभी भी मतलब मैंने तो एक्टिवा से 800 किलोमीटर्स किया था, तो उस हिसाब से उसमें भी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो इसमें तो मैंने जितनी भी 80 90 100 किलोमीटर्स तक की राइड जो भी की है उनमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डिस्कम्फर्ट फील हुआ। हैवी है ऑब्वियसली, तो जहाँ अगर ऑफ रोडिंग है या स्लो स्पीड पे हम राइड कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बिग बाइक फील देता है। अब 192 kgs है एंड समटाइम्स इट फील्स, नॉट ऑलवेज। और रिस्ट पे कोई वो जो बोलते हैं लोग, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, अगर आप सही से बाइक को राइड कर रहे हो टैंक ग्रिप करके तो आपके हाथ पे प्रेशर ही नहीं होता है, तो कैसे लोगों का हाथ दर्द होने लगता है। तो वो चीज़ तो नहीं फील हुई। आपने अभी तक सिटी और हाईवे में क्या माइलेज क्लेम किया इस मोटरसाइकिल से? अराउंड कुछ वैसे तो स्टार्टिंग में ये दे रही थी अराउंड 21 से कम नहीं दिया है इसने कभी भी। जब भी मतलब मैं जैसे जितना रैश ड्राइव करूँ, जितना भी तेज़ चलाऊँ, 21 से कम नहीं दिया है। पर जैसे हाईवे में मैंने ऑलमोस्ट कम ही क्लेम किया। यूजुअली जितना भी हो जाए 24-25 चला जाता था, क्योंकि मैं तेज़ चलाता हूँ। पर वही अगर मैं सिटी की बात करूँ तो ज़्यादा देती। तो इसका माइलेज का मैंने ये चीज़ देखा है, डायनामिक भी नोट किया था और वैसे भी किया था। अगर आपको इससे माइलेज उठाना है तो आप 2000 RPM पे चलाओ किसी भी गियर पे, अराउंड उसका जो 2000 RPM पे 25-35, जैसे थर्ड गियर पे अगर आप 25 से 35 के बीच चला रहे हो सिटी में, तो ये इसका माइलेज ऑलमोस्ट 35 पहुंच जाता है और वो स्टेबल रहता है।
आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, तो उसकी वजह से वो बढ़ जाता है। तो सिटी में ऑब्वियसली ज़्यादा देती है अगर तुम लो आरपीएम पे चला रहे हो, तो ये पता नहीं क्या, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। हाईवे में कम, और सिटी में हाईवे में ज़्यादा। कम, हाँ हाईवे में कम देती है क्योंकि वही मैं स्पीड चलाऊंगा 80, 90, 110, तो कम हो जाता है ओवरऑल एवरेज। तो जिससे ये एसेसरी जितनी भी लोड है, हाँ तो इसमें कुछ ये नहीं लगा कि एक और चीज़ होनी चाहिए, पर जितनी भी एसेसरी है सारी सफिशिएंट है बाइक के हिसाब से, सैडल स्टे को छोड़ के जितनी एसेसरीज लगी सब सफिशिएंट है आपके हिसाब से? नहीं, अब जैसे फ्रेम स्लाइडर्स जो होते हैं या फिर इसके जो गार्ड्स हैं, क्रैश गार्ड्स हैं, वो कम है, मुझे जाना के लगवाने पड़ेंगे इसमें क्योंकि रोलर नहीं है। हाँ, और दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे ऐसा फील होता है कि सेफ्टी के मामले में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे और ये इसकी बैश प्लेट है, ये बस मुझे गड़बड़ लगी क्योंकि ये बार बार ढीली हो जाती है। मैं स्पेशली एलन की लेके आया ताकि इसको मैं जब भी जाता हूँ तो मैं यूजुअली हफ्ते 2 हफ्ते में टाइट करता हूँ, वरना ये ढीली होती रहती है। मैंने उनको दिखाया भी, पर वो होता ही है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं फील हुई। फिट फिनिश कैसी लगी आपको बाइक के? नॉट वन ऑफ द बेस्ट, पर स्टिल एट पार विद जो फिट एंड फिनिश आजकल मिलती है, ठीक है। वो उस मामले में मुझे होंडा से अच्छा कुछ नहीं लगता है। होंडा की जो फिट एंड फिनिश है और केटीएम की भी इनफैक्ट, मतलब वो बाहर वाले ब्रांड्स की जो फिट एंड फिनिश है, अगर आप पैसे अच्छे दे रहे हो उस मामले में तो कहीं कहाँ स्टैंड करेंगी इंडियन कंपनी। ब्रेकिंग कैसी लगी आपको? ब्रेकिंग, हाँ, तो ब्रेकिंग का जो सब इशू कहते हैं ना, मुझे रियर का कभी इशू फील हुआ। स्टार्टिंग में क्या हुआ, तो ये वही है, किलोमीटर्स से ग्रो करता है। स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से मुश्किल से 100 किलोमीटर्स तक फील हुआ होगा, उसके बाद कभी फील नहीं हुआ। रियर ब्रेकिंग भी टॉप नॉच है। हाँ, नहीं टॉप नॉच नहीं कहेंगे क्योंकि ये पावर क्रूजर है, तो ऑब्वियसली इसकी ब्रेकिंग उतनी बाइट नहीं है। ब्रेक में बाइट जैसे KTM RC 390 में होता है, वो बाइट नहीं मिलेगा किसी भी जो स्पोर्ट्स बाइक का होता है। पर ओवरऑल जो इसके लिए जितनी ब्रेकिंग सफिशिएंट है, थोड़ी सी और अच्छी हो जाती तो ऑब्वियसली वो एकदम ही, पर आई डोंट थिंक सो कि पावर क्रूजर में इससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं 100 और 110 पे इस 192 किलो के मोमेंटम के साथ बाइक चला रहा हूँ तो जल्दी एकदम हार्ड एंड फास्ट ब्रेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। और बाकी मुझे सिटी में तो ऐसा फील होता है कि इसकी ब्रेकिंग ऐसी है कि कई बार ऐसा हुआ कि लोग पीछे से आगे बढ़ जाते हैं, तो मुझे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। और इसमें अगर भिड़े पीछे से तो भाई वो गया क्योंकि ये इतना ज़्यादा सॉलिड है, तो ये चीज़ है। काफ़ी ह्यूज बाइक है, बट जब रोड में चलते होगे तो एक मैसिव टाइप का, एक बैडास टाइप का फील होता है कि एक ह्यूज मॉन्स्टर चला रहे हैं। में मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा मुझे 390 एडवेंचर लगती है। सिर्फ 390, और इसमें ये प्रॉब्लम थी कि इसका जो मैं इस पर फ्लैट फुटेड हूँ, लिटरली मैं बैठता हूँ मैं फ्लैट फुटेड हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ड्यूक हो गई, एडवेंचर हो गई, इन सब में मैं टिपटो कर रहा था, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत कोशिश की सीधी करके बाइक इन हैंड फील लेके कि मैं फ्लैट फुट हो जाए। सीट हाइट काफ़ी बड़ी है उसकी, हाँ, इससे के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, बहुत ज़्यादा ऊंची है सारी। और इसी के साथ जैसे हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, इंस्टेंट ऑफ बाइंग डोमिनार आपने कभी प्रेफर किया कि लाइक आई शुड गो फॉर ड्यूक 390 और RR 310? फुल्ली फेड बाइक का एक क्रेज रहा है, ठीक है। तो एक उसमें जैसे R15 जो है V2 V3 बहुत चलाई, मैंने V2 बहुत चलाई है, तो उसमें जो एक फील होता है ना, हैंडलिंग होती है, मैन्यूवरेबिलिटी होती है, जो इसमें उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं है, डिफरेंट सेगमेंट है, नेकेड भी है थोड़ा, हाँ, और नेकेड भी है, तो इसलिए मुझे कभी डोमिनार पसंद नहीं थी, पर मैंने डोमिनार ही खरीदी है। ऑल्दो एक टाइम पे अगर मैं तभी बता रहा हूँ ना, RR 310 देखने गया था, और फ्यूचर में अगर कभी पॉसिबिलिटी हुई तो निंजा 1000 सोचता हूँ, या फिर CBR 650 जो है वो बहुत 650R, वो बहुत सही लगती है। तो फुली फेड का एकदम बहुत ज़्यादा क्रेज है। पर अच्छा किया मैंने ये लिए, क्योंकि टूरिंग पर्सपेक्टिव से, और जहाँ 150-200 किलोमीटर की बात होती है इस पर, तो ये ऐसे जैसे माइल मंचर होता है, वो वाला सिस्टम है इसका। इसका मतलब फर्स्ट डे मैंने बाइक उठाई ली तो शाम थी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने ये उठाई है, और मैंने 85 किलोमीटर्स एक गो में किए थे, और पता ही नहीं चला ना टाइम के मामले में और ना बाकी चीज़ों के मामले में। और सर्विस अब तक कितनी कर चुके हैं? सर्विस एक हो गई है, वही 500 वाली, उसके बाद से तो ये और ज़्यादा स्मूथ हो गई। सर्विस कॉस्ट पहली क्या आई थी आपके हिसाब से? मुझे आई है 2000 रुपये। 2000 रुपये। इसमें लेबर चार्ज इंक्लूड था कि नहीं होगा?
लेबर चार्ज लेबर इंक्लूड चार्ज नहीं, वो फ्री। कितने सर्विस तक लेबर कॉस्ट फ्री है? 4 होती है, 4। जिसमें एक तो 500 पे, तो वो तो फॉर्मेलिटी वाली थी। अभी जो 4500 पे होगी, तो वो शायद उसमें आए जो भी है, पर 2000 रुपये 1900 कुछ का था मेरा सर्विस कॉस्ट। सब कह रहे थे 700 रुपये 600 रुपये, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मोटूल के 3 डिब्बे खरीदे थे, वो पड़े हुए मेरे पास। इन्होंने कहा 80,000 किलोमीटर या 5 ईयर्स तक की वारंटी है, तो मैं मोटूल नहीं डला सकता। तो और ये पहले बताया नहीं, तो मेरे पास वो 3 डिब्बे पड़े हुए हैं। उन्होंने मना कर दिया सीधे। मैंने जीएम से बात की, एरिया सेल्स मैनेजर से बात की कि जब केटीएम मोटूल डलाता है, केटीएम का इंजन है, तो आप मोटूल क्यों नहीं डालने दे रहे हो? कहते कि नहीं सर, आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। वारंटी वॉइड का जो मैनुअल था उसमें बताया कि बजाज का ये वाला ऑयल ही पड़ना चाहिए। ग्रेड से उन्हें मतलब नहीं है, बजाज का होना चाहिए। सिर्फ उस वजह से इसमें बजाज का ऑयल पड़ा हुआ है। फिर मैंने एक्सप्लोरिंग इंडिया विद के जो बंदा है उससे मैंने बात की, एंड उन्होंने बहुत हेल्प की थी स्टार्टिंग से। मतलब जितनी बारी मैंने उनको मैसेज भेजा है, हमेशा उसने रिप्लाई किया है। उसी ने बताया कि भाई बजाज डला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ चलती है। तो उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। डोमिनार की कुछ भी मतलब मुझे ख़रीदना था, या डोमिनार के बारे में जब मैं सोच रहा था कि मैं ले लूँ कि ना लूँ, तो उसके मैंने सारे वीडियोस देखे थे। उससे पर्सनली इंस्टा पे बात भी की, तो ही वाज रियली हेल्पफुल डोमिनार के केस में। जो भी मुझे क्वेरीज रही मैंने उसी से पूछी है। जब आपने बाइक परचेज़ करी थी तो क्या ऑन रोड प्राइस था इस मोटरसाइकिल का? मुझे तो ये थोड़ा सा मेरे लिए वो हो गया था कि जब स्टार्टिंग में मैं ले रहा था, तो एक टाइम पे मुझे ये पड़ रही थी 230 की BS6। हाँ। और अब जब मैंने खरीदी है, तो ये इट वाज 2,57,000। 2,57,000। और इसको हम इसके राइवल से कंपेयर करें तो आपने 2 बाइक ज़रूर सोची होंगी इसको लेते वक्त, क्योंकि RR भी आपने ऐड करी थी, बट इस सेगमेंट में इसी सेगमेंट में बात करेंगे। तो लाइक ड्यूक 390 और BMW G310, इन दोनों को ना प्रेफर करके ये मेन प्रॉब्लम यही है कि बाइक लेने जाओ तो बाइक मिलती ही नहीं है। ठीक है ना, टेस्ट राइड करने को मिलता है ना, बाइक की अवेलेबिलिटी मिलती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी तक मैंने यही फेस की जब तक मैंने, अब भले ही बढ़ता जा रहा है, चीज़ें बदलती जा रही है। CB अब सोचो CB 300R जो है, मैं इनके पास गया, मैंने बहुत टाइम पहले कहा कि भाई क्या ये कोई पॉसिबिलिटी है आपका बिग विंग बन रहा है? कहते कि सर अभी तो हाईनेस और उसके लिए बन रहा है, और अब जाके वो आ पाई है। क्योंकि मुझे CB 300R का फिट एंड फिनिश देख के, मतलब जितनों ने भी वो किया था, तो मैं सोच रहा था कि 300R चेक करूँगा एक बारी, तो मैं टेस्ट राइड करने को मौका ही नहीं मिला। सिर्फ एक ये थी, वो भी क्योंकि वो नया शोरूम है YCS बजाज, या जब का भी होगा, उन्होंने मुझे आराम नया से शोरूम एक्चुअली नया है ना, हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रीड किया। और बाकी काम में तो मतलब एटलीस्ट मुझे इन हैंड फील लेने दिया। बट ऊपर दूसरी बाइक थी, तो जाके अपने गोडाउन में भी ले गए कि आप यहाँ पे देख लो। तो ये सारी चीज़ों में हेल्पफुल रहा, इसलिए मैंने ये दी। वेल एंड में हम लोग, और मैं KTM पे एक और बात बोलूँगा, KTM मैक्रॉबर्टगंज वाला ही, जब मुझे याद है जब मैं लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं गया था वहाँ पे, उनकी इतनी घटिया हॉस्पिटैलिटी थी। इस बारी जब मैं गया और वही चीज़ मैंने दोबारा जब की, तो थोड़ा बेटर था, कॉल भी आया, पर फर्स्ट टाइम बहुत घटिया हॉस्पिटैलिटी। कानपुर वाज वर्स्ट इन केस ऑफ सर्विस सेंटर्स, शोरूम्स। सर्विस सेंटर तो इतने, अब मैं बताऊँ क्या हुआ था फर्स्ट सर्विस में। 500 किलोमीटर्स पे सर्विस कराई, एक पैडॉक स्टैंड के चक्कर में 6 घंटा मैं वहाँ रहा। मैंने वहीं ऑर्डर करके खाया है, सुबह से बुला लिया था। फ़ोन करके मैंने बंदे से पूछा था कि भाई मैं सर्विस के लिए आ जाऊँ? उन्होंने कहा था कि हाँ पहले से बता के आना। आया, मेरी बाइक खड़ी रही, दुनिया भर की बाइक सर्विस हो गई। इन्होंने पैडॉक स्टैंड से, इनको बाइक खड़ा करना नहीं आता पैडॉक स्टैंड पे, ठीक है, जो लगाई उसमें स्क्रैच आ गया। उधर देखो स्क्रैच होगा अभी, ठीक है, यहाँ पे स्क्रैच था कहीं पे, अभी दिख नहीं रहा है, तो स्क्रैच आया। मैंने कहा भाई ऐसे स्क्रैच आ जाएगा। फिर उन्होंने कपड़े वपड़े लगा के किसी तरह दूसरा पैडॉक स्टैंड मंगाया श्यामनगर से। उसके बाद वो भी फिट नहीं कर पाए। फिर पुराने पैडॉक स्टैंड पे कपड़े वपड़े लगा के उन्होंने बाइक खड़ी की। उसकी वजह काइंड ऑफ जुगाड़ 6 घंटे लगे, और पूरा दिन वो बर्बाद गया। कानपुर के सर्विस सेंटर 150-125 सीसी के ऊपर बाइक, या अवेंजर वो 200 वाली बस, उसके अलावा कोई बाइक सर्विस करना जानते ही नहीं है। तो और वही चीज़ मैंने जब वीडियो देखा था, एक कोई साउथ का बंदा था, बजाज सर्विस सेंटर गए, उसने पूरा उसका रिव्यू दे रखा था और बताया था कैसे सर्विस होती है, क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। तो एक वो था बंदा, और एक कानपुर के सर्विस सेंटर वाले, वर्स्ट काइंड ऑफ सर्विस हॉस्पिटैलिटी सारी एकदम बाहर रहती, दो कौड़ी। वेल ये तो खैर इनकी हॉस्पिटलिटी और डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस के ऊपर हम लोग की बात हुई। आपके हिसाब से बाइक लेने लायक है, बेस्ट है? क्योंकि ये बाइक अफोर्डेबल है, इस 400 सीसी में मोस्ट अफोर्डेबल बाइक यही है मेरे हिसाब से। तो
मुझे ऐसा लगता है, देखो अफोर्डेबिलिटी 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। पहला, आप कितनी डाउन पेमेंट दे रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप बाकी मेंटेनेंस उसके आने वाले, जैसे अब मैंने इसमें सिमटैक का फ्लैशर लगवाया है, फ्यूल सिस्टम क्लीनर और चेन ल्यूब और इन सब बाइक्स के साथ वो सारे खर्चे ऐड ऑन हो गए हैं जो एक टाइम पे नहीं होते थे। ऑल्दो आजकल परचेजिंग पावर बदल चुकी है तो लोग ले सकते हैं, पर ये अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ 260 खर्च करके आप मतलब इसको एक प्लैटिना की तरह चला लोगे या पल्सर की तरह चला लोगे बिना सर्विस किए या सर्विस लेट करके, वैसे तो वो आई नेवर बिलीव इन दैट। ऊपर से इसमें पेट्रोल जो है ना 13 लीटर का टंकी है, स्टार्टिंग में 21 का देती है, ठीक है। तो आपको 1000, मैं हमेशा फुल रखता हूँ इसको। अब मैं इसलिए इसको अफोर्ड कर पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ जॉब, मेरे पास आई कैन अफोर्ड इट, आई कैन मेंटेन इट, तब ये चीज़ करनी है। तो अगर आप ये सोचो कि सिर्फ 2.5 लाख दे के आपको बाइक मिल जाएगी तो उसके बाद के बहुत सारे खर्चे हैं। अगर आप साल भर में एटलीस्ट 10-15,000 रुपीज़ इस पर, 10-15 तो ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, पर वही 5-6 हज़ार रुपये तो लगते ही है, प्लस और चीज़ें भी लगानी होती हैं। तो उन सब मामलों में अगर आप रेडी हो तो अच्छा है, अदरवाइज़ हाँ अफोर्डेबल तो है ही है। 2,56,000 कौन से ज़्यादा है। 400 सीसी में तो मुझे ऐसा फील हुआ ये लेके कि पहले मुझे लग रहा था कि नहीं 390 एडवेंचर लेनी चाहिए थी, KTM ड्यूक लेनी चाहिए थी, कोई पावरफुल फुल्ली फेड जो बाइक हो वैसी लेनी चाहिए थी। पर जब मैंने KTM RC 390 भी चलाई और पावर में कुछ मुझे डिफरेंस नहीं महसूस हुआ, तब मुझे लगा सबसे बेस्ट डिसीजन लिया। इसके राइवल में आपने जिस दिन हम लोग गए थे राइड पे, जितनी बाइक चलाई, इवन GS आई थी, RR 310, बहुत सारी उसमें फ्लैगशिप बाइक आई थी, तो चलाई तब आपको समझ में आएगा कि बाइक जो आई थी, बस 2-3 और बाइक रह गई थी, वो कभी फ्यूचर में चलाई जाएगी। पर उन सब में बेस्ट थी। हाँ। उन सब में बेस्ट थी। मैंने इसको ऑलमोस्ट 165-170 क्लॉक किया था और एकदम खुली रोड थी, मस्त चला के देखी सारी, पर इसमें जो फील था वो किसी भी बाइक में फील नहीं था। KTM RC 390 की ब्रेकिंग बाइक सबसे अच्छी थी और उसकी जो वो वाकई पॉइंटेड है, तो वो चीज़ मुझे हमेशा से स्पोर्ट्स बाइक की पसंद आती है, वो बात अलग है। जो GS थी, GS का साउंड मुझे मतलब GS कनेक्ट कर रही थी। अब ये पता नहीं क्यों, मे भी होता है BMW इंजन रिफाइनमेंट, हाँ, जो BMW पावर, उसकी ब्रांड वैल्यू भी थी कुछ, हाँ ब्रांड वैल्यू होगी, पर मुझे साउंड जो बहुत कनेक्ट कर रहा था उसको, बस एक वो चीज़ थी। इवन यू राइड RR 310 दो, RR 310 मैं बता रहा हूँ जो वो राइड की थी, उसके अलावा जब मैंने फर्स्ट टाइम राइड की थी तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, पर जब से मैंने ये चलाई है ना सबकी पावर कम लगती है, सच्चाई बता रहा हूँ। बस एक इसके राइवल में सिर्फ ड्यूक 390 है, 390 है जो उसे कॉम्पीट कर रही है, वरना कोई नहीं है। कोई नहीं कर सकती। और 390 का भी जो पावर है वो 3 PS ज़्यादा होने के बाद भी इसमें जो फील आता है वो उसमें आता ही नहीं है। एक्चुअली लाइट वेट है, इससे थोड़ा लाइट वेट है, बट इसका जो क्या नाम है, रोड ग्रेविटी है वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो क्या होता है, बैलेंसिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब ये 170 पे एकदम स्टेबल है, ठीक है। KTM में क्योंकि वो लाइट वेटेड है, उसकी अलग वो उसका काम ही अलग है, पर पावर डिफरेंस नहीं समझ में आता कि ये 192 kg है तो अब इसमें पावर जो है वो कम होगी, पावर ड्रॉप होगी कहीं ना कहीं, वो फील नहीं होने दिया। नहीं आता कि जब मैंने, क्योंकि पहले ये चलाई 170 के आसपास, फिर मैंने KTM RC 390 चलाई उतने ही के आसपास, पर अगर मुझे ऐसा फील होता कि अरे नहीं बहुत सडन सर्ज हो गया है, पावर में बहुत ज़्यादा हो गया, स्टॉप व्हीली उठ रही है, और ऐसा कुछ नहीं फील हुआ 3 PS के डिफरेंस में, तो उस मामले में तो बैंग ऑन मेरे लिए बचा 1 लाख रुपए बच गया, वो मैं और चीज़ों में लगाऊंगा तो वो फ़ायदा हो गया। वेल, ये ओनरशिप रिव्यू काफ़ी बड़ा हो गया एक्चुअली, बजाज को धो डाला बाकी जिस हिसाब से आपने जाना इस बाइक के ऊपर, जो हॉस्पिटैलिटी भैया ने बताई, कैसा क्या लगा, कुछ लोगों ने हॉस्पिटैलिटी अच्छी बताई बजाज की, जिस हिसाब से आपको इसकी हॉस्पिटैलिटी देखने को मिली, भैया से जानने को मिली, वो आपके सामने, आपने पूरी वीडियो अगर देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा। तो आपका क्या डिसीजन रहेगा इस मोटरसाइकिल के ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। साइनिंग आउट फ्रॉम हेयर, सो वीडियो एंड करते हैं। तो यहाँ से अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड आउट राइड सेफ एंड डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।